ये हड़प्पा सभ्यता का चौथा और अंतिम वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता का आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में हमने पढ़ा था कृषि, पशुपालन, लिपि और मोहरें। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक जीवन में ही है जो पिछले वीडियो में छूट गया था, उद्योग और व्यापार। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन। पिछले वीडियो में आपने मोहरों में पढ़ा कि हड़प्पा सभ्यता की अब तक लगभग 2500 मोहरें उत्खनन करके हमें प्राप्त हुई है। ये मोहरें दो प्रकार की थी, आयताकार और वर्गाकार। और इन मोहरों पर पेड़, पौधे, पशु, पक्षी इनके चित्र बने मिले हैं। इनके अलावा लिपि के जो है साक्ष्य भी मिले हैं, यानी कि कुछ मोहरों पे कुछ न कुछ लिखा हुआ मिला है। मोहरों की बात करें, जैसे मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो मोहनजोदड़ो से एक वर्गाकार मोहनजोदड़ो से एक वर्गाकार मोहर मिली है और उस मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह बना था। यानी कि मोहनजोदड़ो से एक वर्गाकार मोहर मिली है जिस पर स्वास्तिक चिन्ह बना था। और आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में स्वास्तिक चिन्ह पवित्र, शुभ और मांगलिक चिन्ह माना गया है, जो भगवान सूर्य की उपासना तथा भगवान ब्रह्मा के चतुर्भुज रूप को प्रदर्शित करता है। और जो ये मोहरें हैं, ये मोहरें चर्ट फ्लिंट, ये पत्थर है, चर्ट फ्लिंट, सेल खड़ी और मिट्टी की बनी मिली है। तो ये पिछले वीडियो में छूट गया था। आज हम पढ़ेंगे व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, इनका व्यापार दो तरह से होता था। एक था आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार को ही अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। और दूसरा है बाह्य व्यापार। बाह्य व्यापार का दूसरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। आंतरिक अगर व्यापार की बात करें तो आंतरिक व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार क्या है? हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो व्यापार हो रहा है या जो सभ्यता के अंदर जो व्यापार हो रहा है उसे हम आंतरिक व्यापार या अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। इस समय अंतर्राज्यीय व्यापार के जो प्रमुख केंद्र थे वो था मद्रास, जो आज तमिलनाडु में है, जिसका जो है नया नाम आज चेन्नई है, जो राजधानी है तमिलनाडु की। कोलार, जो आज कर्नाटका में है। काठियावाड़, जो गुजरात में है। इसके अलावा जो खेतड़ी, जो राजस्थान में है। जोरावर की खान, जो आज राजस्थान में है। और कश्मीर, जो आज कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। अगर मैं मद्रास की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं मद्रास से जो है तांबे का आयात करते थे। इसी तरह कोलार से, जो आज कर्नाटका में है, कोलार से जो है सोने का आयात करते थे। और आप जानते हैं कि आज भी भारत में सोने की सबसे बड़ी खान जो है वो कोलार की खान है, जो कर्नाटक में है। तो कोलार से लोग जो है सोने का आयात करते थे। इसके अलावा जो है काठियावाड़ से लोग जो है बहुमूल्य पत्थर का आयात करते थे। इसके अलावा जो है खेतड़ी, जो आज राजस्थान में है, खेतड़ी से ये लोग जो है तांबे का ये लोग जो है आयात करते थे। और आप जानते हैं कि आज भी भारत में जो है तांबे की सबसे बड़ी खान वो है राजस्थान के खेतड़ी की खान। तो खेतड़ी से ये लोग जो है तांबे का आयात करते थे। इसी तरह जो है राजस्थान की जोरावर खान से लोग जो है चांदी का आयात करते थे। और कश्मीर से जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है बहुमूल्य पत्थर आयात करते थे। तो इस समय के जो है ये आंतरिक व्यापार के इस समय प्रमुख केंद्र थे। यहाँ से जो है सोना, तांबा, चांदी ला करके जो है हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगरों में ये लोग बेचा करते थे। अगर
हम जो है अगर बाह्य व्यापार की बात करूं तो बाह्य व्यापार का ही दूसरा नाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। बाह्य व्यापार में हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो व्यापार था वो ईरान, इराक, जिसे उस समय मेसोपोटामिया कहा जाता था, मिस्र और अफगानिस्तान के साथ था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ईरान, इराक, मिस्र और अफगानिस्तान के साथ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग इन देशों को सूती कपड़ा, मन के हाथी दांत के बने उपकरण और शिप का बना सामान निर्यात करते थे। अब हम ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का इराक के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था। आज जो इराक है इसे उस समय मेसोपोटामिया के नाम से जाना जाता था। यानी कि जब भारत में हड़प्पा सभ्यता थी उस समय इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध था? तो इसका भी प्रमाण है। जैसे हड़प्पा सभ्यता के नगर हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, रोपड़ है, धौलावीरा है, चनहुदड़ो है, गनेरीवाला है, लोथल है, रंगपुर है, वैसे ही जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है इसके भी नगर हैं, उर है, किस है, लगस है, टेम्पर है, हुमा है। तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो नगर है उर, किस, लगस, टेम्पर, हुमा, इन नगरों से हड़प्पा वासियों की यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की मोहरें मिल रही हैं। और आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो दो प्रकार की थी आकार में, वर्गाकार और आयताकार। तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो मिल रही है मेसोपोटामिया की सभ्यता के नगरों से। और दूसरा प्रमाण क्या है? जो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है इनकी भी मोहरें थी। तो इनकी मोहरें आकार में जो है बेलनाकार थी। तो इनकी मोहरें जो है ये मिल रही है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से। अगर दूसरा हम प्रमाण देखें तो जब भारत में हड़प्पा सभ्यता थी उस समय इराक में मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। तो उस समय मेसोपोटामिया में एक वंश था जिसका नाम था सारगोन का वंश। तो इस सारगोन के वंश का जो राजा था वो अकाड था। तो अकाड का इराक में एक अभिलेख मिला है जो 2350 ईसा पूर्व का है। तो अकाड ने लिखा है उस अभिलेख में कि मेरे राज्य में स्थित फारस की खाड़ी में जो बंदरगाह है उस बंदरगाह में 3 देशों के जहाज आते हैं और अपना लंगर गाड़ते हैं। तो उस अभिलेख में ये 3 देश है, इन 3 देशों के जो नाम मिले हैं वो मिला मेलुहा, मगन और दिलमुन। तो मेलुहा कहा गया है मेसोपोटामिया के सारगोन के अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता को, और मेलुहा का मतलब होता है नाविकों का देश। और मगन कहा गया है उस अभिलेख में पाकिस्तान में बलूचिस्तान राज्य है। तो बलूचिस्तान में ही मकरान तट है। तो मकरान के तट के आसपास का क्षेत्र जो है मगन है। और दिलमुन जो आज बहरीन देश में है। तो ये साक्ष्य इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मिस्र इनके साथ व्यापारिक संबंध था। और यूनानियों ने जो है, मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था कि यूनानियों ने कपास को किस नाम से संबोधित किया, तो उसका सही आंसर था सिंडन। उद्योग की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के 3 प्रमुख उद्योग थे। पहला था कपड़ा उद्योग, दूसरा था मन का उद्योग और तीसरा था मृत भांड उद्योग। अगर हम कपड़ा उद्योग की बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो प्रमुख उद्योग था वो था कपड़ा उद्योग। और कपड़ों में भी बात करें तो इस समय ये लोग 2 प्रकार के कपड़े बनाते थे, एक ऊनी
और दूसरा सूती। तो ऊनी और सूती कपड़ों में से जो प्रमुख जो कपड़ा था जिसका ये लोग सर्वाधिक जो है उत्पादन करते थे वो था सूती कपड़ा। और क्योंकि सूती कपड़ा कपास से बनाया जाता है, जो इस बात का भी प्रमाण है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है कपास की खेती भी करते थे। क्योंकि जब 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की तो खुदाई के दौरान जो है एक सूती कपड़ा प्राप्त हुआ है, जिसे यूनानियों ने जो है कपास को सिंडर नाम से भी संबोधित किया है। तो इस समय का प्रमुख जो उद्योग था वो था कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में जो है सूती कपड़ा भी ये लोग बना रहे हैं और ऊनी कपड़ा भी ये लोग बना रहे हैं। और सूती कपड़े की अगर बात करूं तो सूती कपड़ा जो है सादा भी बन रहा है और कढ़ाईदार भी बन रहा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा प्रमुख जो उद्योग था वो था मन का उद्योग। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा प्रमुख उद्योग था मन का उद्योग। इस समय यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के मन के बनाने के दो कारखाने मिले हैं। एक कारखाना लोथल से मिला है जो आज गुजरात में है, और दूसरा कारखाना मिला है चनहुदड़ो से जो आज पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के दो मन के बनाने के कारखाने मिले हैं जहां ये मन के बनते थे। ये दो कारखाने थे लोथल और चनहुदड़ो। अगर इन मनकों की बात करें तो इन मनकों का आकार भी अलग अलग बना मिला है। कुछ मन के गोलाकार मिले हैं, कुछ मन के बेलनाकार बने मिले हैं, कुछ मन के ढोलाकार बने मिले हैं, और कुछ मन के जो है चक्राकार बने मिले। इसके अलावा जो है कुछ मन के जो है खंडित प्रकार के भी बने मिले हैं। खंडित प्रकार मतलब टूटे हुए मन के भी मिले हैं। अभी मन के क्या है? मन के मतलब एक तरह के दाने जिनका इस्तेमाल मालाओं में किया जाता था। जैसे एक दो आपको एग्जाम्पल करके बताता हूं। इसमें आप देख रहे होंगे ये मनके हैं। ये बेलनाकार मन का है, ये ढोलाकार, ये भी बेलनाकार मन का है, ये भी बेलनाकार मन का है। ये ढोलाकार मन का है, ये भी ढोलाकार मन का है, ये गोलाकार मन का है। तो ये मनके हैं, मालाओं के दाने। इसके अलावा आप इसमें भी देख सकते हैं ये माला है। तो इस माला में जो है ये मन के पिरोए गए हैं। गोलाकार मन का, ये बेलनाकार मन का, गोलाकार मन का। तो ये मनके हैं। अगर इन मनकों की बात करें, जो ये मनके बने मिले हैं, ये मनके भी चर्ट नामक पत्थर, लाल पत्थर, सोने चांदी और सेल खड़ी के बने मिले हैं। लेकिन सर्वाधिक जो मन के उत्खनन में प्राप्त हुए हैं वो सेल खड़ी के बने मिले हैं। सेल खड़ी भी एक मुलायम पत्थर है जिस पर आसानी से कार्य किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का तीसरा प्रमुख जो उद्योग था वो था मृदभांड उद्योग। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का तीसरा प्रमुख उद्योग था मृदभांड उद्योग। मृदभांड उद्योग की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये लोग धातु के बर्तन भी बनाते थे और मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। अगर धातु के बर्तनों की बात करें तो कांसा और तांबे के बर्तन बने मिले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये कक्षा 12 की जो आपकी किताब है उसमें ये सब आपको दिख जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो अगर मृदभांड उद्योग की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धातु के बर्तन भी बनाते थे और धातु में जो है कांसे,
और तांबे के बर्तन बने मिले हैं, जिसे कि आप देख सकते हैं, तांबे और कांसे के बर्तन। और अगर मिट्टी के बर्तनों की बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है जो मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, और ये मिट्टी के बर्तन ये लोग जो है हाथ से भी बनाते थे और जो है चाक पर रख कर भी बनाते थे। मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए लोग जो है मुख्य रूप से लाल मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, यानी कि लाल मिट्टी के लोग जो है बर्तन बनाते थे, और काली मिट्टी से उन बर्तनों पर ये लोग डिजाइन भी बनाते थे। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ बर्तन मिले हैं उत्खनन करके हड़प्पा सभ्यता के लोगों के, तो इसमें अगर आप देखेंगे लाल मिट्टी के बर्तन बने हैं, यानी कि बर्तनों को बनाने के लिए लोग जो लाल मिट्टी का इस्तेमाल करते थे, और काली मिट्टी से उस पे जो है विभिन्न प्रकार के जो है चित्र उकेरते थे, यानी कि डिजाइन जो है ये लोग बनाते थे। तो ये हो गया आपका आर्थिक जीवन। अब तीसरा हम जो पढ़ेंगे वो है हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। अगर हम धार्मिक जीवन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो मुख्य रूप से मातृ देवी की पूजा करते थे। अब हमारे पास प्रमाण क्या है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से जो है मातृ देवी की पूजा करते थे? इसका भी प्रमाण है। जितने भी अब तक स्थल मिले हैं उत्खनन करके हड़प्पा सभ्यता के, उन सभी स्थलों से मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये मिट्टी की बनी मातृ देवी की मूर्ति है। तो जितने भी अब तक स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता के, लगभग 1500 स्थल के आसपास मिले हैं, सभी स्थलों से जो है मिट्टी की बनी इस तरह की जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पृथ्वी देवी को मातृ देवी या उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। जिस प्रकार मिस्र की सभ्यता के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे, उसी तरह जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग पृथ्वी माता को या पृथ्वी देवी को जो है मातृ देवी या उर्वरता की देवी के रूप में पूजते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मुख्य रूप से जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। इसके अलावा एक मोहर मिली है, एक मोहर मिली है, मोहर भी जो है वर्गाकार मोहर मिली है मोहनजोदड़ो से। उस मोहर पर जो है एक व्यक्ति का चित्र बना है, और उस व्यक्ति के जो है दाईं तरफ, लेफ्ट साइड दाईं तरफ जो है भैंसा और गेंडे का चित्र बना मिला है। और उस मोहर पर दाईं तरफ जो है बाघ और हाथी का चित्र बना मिला है, और उस व्यक्ति के सर पे जो है त्रिशूल के आकार का जो है मुकुट पहना मिला है। इसके अलावा उस व्यक्ति के जो है नीचे की तरफ जो है दो हिरन, यहाँ यानी कि यहाँ पे जो है दो हिरन के जो है दो हिरन बने मिले हैं, दो हिरनों के चित्र बने मिले हैं। तो ये जो वर्गाकार जो मोहर है ये मोहनजोदड़ो से अर्नेस्ट मैके ने खोजी, और बाद में सर जॉन मार्शल ने कहा कि इस मोहर पर जो व्यक्ति बना है ये कोई और नहीं है बल्कि पशुपति है। यानी कि मार्शल ने ये कहा कि इस मोहर पर जो व्यक्ति बना है वो पशुपति है, और मार्शल ने ही जो है उस व्यक्ति के चित्र को जो है पशुपति, आदियोगी और महायोगी नाम से संबोधित किया, यानी कि जो भगवान शिव के ही
अन्य नाम है। भगवान शिव को ही पशुपति, आदि योगी और महायोगी कहा जाता है। जैसा इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखेंगे एक वर्गाकार मोहर खोजी है अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो से। तो इस मोहर पे एक व्यक्ति बैठा है, योगासन की मुद्रा में है। उस व्यक्ति के जो है सर पे त्रिशूल के आकार का मुकुट पहना है। उसके जो है बाईं तरफ भैंसा और गेंडे का चित्र है। ये भैंसा है, गेंडा है। दाईं तरफ जो है बाघ और हाथी का चित्र बना है और नीचे जो है 2 हिरण है। तो अर्नेस्ट मैके ने वर्गाकार मोहर खोजी है मोहनजोदड़ो से, और मार्शल ने कहा कि इस मोहर पे जो व्यक्ति है योगासन की मुद्रा में, ये कोई और नहीं बल्कि पशुपति, आदि योगी या महायोगी है, यानी कि भगवान शिव। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पुरुष देवता के रूप में जो है भगवान शिव की पूजा करते थे। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है नाग पूजा, वृक्ष पूजा, पशु पूजा, क्योंकि जो है वृषभ पूजा के भी साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, और वृक्ष पूजा और अग्नि पूजा के भी जो है साक्ष्य मिले हैं। और अगर धार्मिक जीवन में अगर हम दार्शनिक पक्ष को देखें कि क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग ईश्वर को मानते थे, आत्मा को मानते थे, पुनर्जन्म होता है ऐसा मानते थे, तो इसके अब तक जो है न तो कोई साक्ष्य मिले हैं। और चूंकि जो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी भावचित्रात्मक, जिस दिन हम लिपि को पढ़ देंगे तो धार्मिक जीवन में जो दार्शनिक पक्ष जो बचा है उसके बारे में हमें तभी पता चलेगा कि क्या वो लोग आत्मा को मानते थे, ईश्वर को मानते थे। ईश्वर को तो मानते थे, क्या आत्मा को मानते थे या जो है पुनर्जन्म होता है ऐसा मानते थे। तो ये जो है दार्शनिक पक्ष है, जिस दिन हम लिपि को पढ़ लेंगे तो उस दिन ये सब क्लियर हो जाएगा। फिर है राजनीतिक जीवन। अगर राजनीतिक जीवन की अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र था कि लोकतंत्र था, इसका स्पष्ट प्रमाण अब तक नहीं मिला है। लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि हड़प्पा सभ्यता में राजतंत्र था, यानी कि एक तरह का राजा का शासन। राजतंत्र के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि सत्ता संभवतः पुरोहित वर्ग के हाथों में थी और इस सभ्यता में स्वशासन जैसी व्यवस्था रही होगी, तभी तो इतनी उन्नत और विकसित सभ्यता का विकास हुआ। तो राजतंत्र के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन अनुमान लगाया जाता है कि सत्ता संभवतः पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। इसका भी प्रमाण है, राजतंत्र का भी प्रमाण है जो इतिहासकार देते हैं। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की पाषाण की बनी मूर्ति मिली है, जिससे आंकलन लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः उस समय राजतंत्र था और उस समय जो है सत्ता पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पुरोहित राजा की पाषाण की बनी मूर्ति है। तो मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो वहां से जो है एक जो है पाषाण यानी कि पत्थर की बनी जो है पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है, जिससे ये आंकलन लगाया जाता है या अनुमान लगाया जाता है कि संभव तो उस समय जो है जो सत्ता थी वो पुरोहित वर्ग के हाथों में थी। इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता का एक 10 मिनट का एक टॉपिक बचा है, वो है आपका नगर नियोजन। क्योंकि नगर नियोजन पिछली बार जो है विगत वर्षों में भी पूछा गया है कक्षा 12 में, तो नगर नियोजन को जो है हम दोबारा कभी पढ़ेंगे। और इसके अलावा जैसे कलोगी के जो मेरे छात्र और छात्राएं हैं, आप इन वीडियो को अच्छे से देखें और यदि
आपकी समझ में नहीं आता है तो संभवतः जो है बहुत जल्द कॉलेज खुल जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। तो बाकी यदि कहीं से कुछ समझ में नहीं आता है तो जब कॉलेज खुलेगा तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। और ये भी मैं जानता हूँ कि जो मैंने ग्रुप बनाया इतिहास का, उसमें आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि अब बहुत से लोगों ने नोट्स बना के भेजे हैं जो मैंने अब तक पढ़ाया है। इसके अलावा सभी लोगों के पास जो जैसे कलोगी के जो कक्षा 12 के छात्र छात्राएं हैं, सभी के पास तो मोबाइल फ़ोन उपलब्ध नहीं है। फिर भी गांव में यदि किसी के पास, आपके कोई रिलेशन में है, उनके पास यदि फ़ोन वगैरह है तो यूट्यूब में भी मैंने जो है वीडियो डाली है। इसके अलावा फेसबुक में भी है, और जो ग्रुप बना है जैसी कलोगी हिस्ट्री नाम से, उसमें भी मैं ये वीडियो जो है मैं डाल दूँगा। तो आप इन्हें अच्छे से देखना। जिनके पास जो है मोबाइल फ़ोन नहीं है वो अपने सहपाठियों से जो है उनके नोट्स ले करके, या जो है जो भी आपके रिलेशन में है तो उसमें यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं। बाकी जब कॉलेज खुल जाएगा तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।